आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के बारे में। और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझने के लिए उससे पहले अपन को समझना होगा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो लेट्स स्टार्ट विथ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, एमिसिव पावर। ओके, ये जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है ये है क्या चीज़, तो ध्यान से समझें। कि लेटर सपोज हमारे पास एक बॉडी है और उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS मान लिया अपन ने, और मान के चल रहे हैं कि जो T है दैट इज़ ग्रेटर देन TS है, यानी कि ये जो बॉडी है ये हायर टेम्परेचर पे हो जाएगी, दैट इज़ हॉट बॉडी बन जाएगी। और हीट का जो ट्रांसफर होगा वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पॉइंट की तरफ जाएगा। और नो डाउट यहाँ पर जो हीट जा रही है वो कैसे जाएगी, तो ये जाएगी रेडिएशन के फॉर्मेट में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन रही है, यानी कि रेडिएशन बन रही है, और इधर भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है, चारों डायरेक्शन में जा रही है। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे पास यहाँ से जो रेडिएशंस मिल रही है वो कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन नहीं है, हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस आ रही है। ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन आ रही है। अब मान लेते हैं कि उनमें से मैंने एक वेवलेंथ ली, किसी भी वेवलेंथ की एक रेडिएशन ली, तो मान लेते हैं कि हमने जो रेडिएशन ली उसकी वेवलेंथ है लैम्डा, और एक और वेवलेंथ ली जिसकी रेडिएशन ली जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा प्लस डी लैम्डा। यानी कहने का मतलब अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन हमारे पास आ रही है। इनमें से एक रेडिएशन मैंने ली जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, और एक रेडिएशन मैंने ली जिसकी वेवलेंथ जो है वो लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। और यहाँ पर ये जो डी लैम्डा है इसका अमाउंट क्या है, वेरी स्मॉल है, यानी कि इट इज टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत कम है ये। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जितनी भी रेडिएशंस आ रही है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं, और रेडिएशन बहुत कम आएगी क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा की। मान लो लैम्डा की वैल्यू हो गई लेट अस सपोज 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम। तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा कितना होगा, वो हो गया 4000.02 एंगस्ट्रम। यानी कि लैम्डा इतना है तो लैम्डा प्लस डी लैम्डा इतना है, यानी कि डी लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 0.02। ये एक एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको। यानी कहने का मतलब हम चर्चा किसकी कर रहे हैं कि हमारे पास एक रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, एक है जिसकी वेवलेंथ हमारे पास लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा है। यानी कि हम बात कर रहे हैं एक रेंज की, जो रेंज कहाँ से कहाँ जा रही है, लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक की रेडिएशन तक जा रही है, जिसमें याद रखना है कि डी लैम्डा बहुत कम है, यानी कि ये जो रेंज है इसमें बहुत कम रेडिएशंस आ रही है। तो ये जो रेडिएशंस जितनी भी आ रही है अमाउंट उसका कम है। लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक की जितनी भी वेवलेंथ वाली रेडिएशंस है वो जो हमें एनर्जी दे रही है, तो रेडिएशंस का अमाउंट कम है तो एनर्जी भी कम रहेगी। लेट अस सपोज वो जो एनर्जीज हमें मिल रही है, वो जो एनर्जीज ये हमें दे रही है वो एनर्जी है मान लो DE। अगर मैं इस एनर्जी को जो लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा वाली वेवलेंथ वाली रेडिएशंस हमें दे रही है, अगर इस एनर्जी को मैं इस डी लैम्डा से डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ पर जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन E से, और लैम्डा, लैम्डा इसलिए लगाए क्योंकि ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर किसकी होगी, इस लैम्डा की होगी, ना कि लैम्डा प्लस डी लैम्डा कंप्लीट होगी। तो आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है कि हमने देखा कि लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक जितनी भी रेडिएशंस आ रही है वो रेडिएशन हमें एनर्जी देगी। तो नो डाउट रेडिएशंस का अमाउंट कम है, तो वो जो रेडिएशंस आ रही है वो उनका अमाउंट कम है, तो नो डाउट वो एनर्जी भी हमें कम देगी। तो लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक की रेडिएशन जो एनर्जी दे रही है उसको DE माना, उसको डी लैम्डा से डिवाइड किया, जो रेशियो आया उसको स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बोलते हैं। ओके, अब ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है इस लैम्डा की किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे मान लो। तो नो डाउट क्या होगा, मान लो कि वेवलेंथ चेंज कर देता हूँ, मैं ले लेता हूँ 5000, तो 4000 के लिए अगर मेरे पास वैल्यू ये आई तो 5000 के लिए नो डाउट अलग वैल्यू आएगी। उसी तरीके से अगर मैं 6000 की बात करता हूँ तो उसके लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग अलग आएगा। यानी कहने का मतलब हर पर्टिकुलर लैम्डा का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर डिफरेंट होता है। तो अगर मैं इसको ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ तो ध्यान से देखें ग्राफ कैसा बनेगा। यहाँ पर अपन ने ले लिया मान लो लैम्डा, और इधर मैंने ले लिया स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर E लैम्डा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है इसका। तो यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि सर किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग है, इस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग है, इस वेवलेंथ का स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर अलग है, और इनमें से एक वेवलेंथ ऐसी है जिसका स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर मैक्सिमम है।
क्या है, मैक्सिमम है। एक वेवलेंथ AC है और उस वेवलेंथ को बोलते हैं अपन लैम्डा m, जो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है उसको अपन ने लिखा लैम्डा m, ठीक है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये अगर अपन को समझ में आ गया तो इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ की। तो देखना जरा ध्यान से कि विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, विन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने हमें बताया कि वो इसी से बिलोंग करता है, इसलिए पहले अपन ने ये समझा। अब ये जो ग्राफ था ये था किसी भी बॉडी का T टेम्परेचर पे। विन्स ने ये बताया, विन्स ने एक्चुअल में किया क्या था, उन्होंने हर बॉडी का ये ग्राफ बनाया और हर बॉडी के लिए उन्होंने चेक किया कि कौन सी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है। सबका ग्राफ बनाया उन्होंने अलग अलग टेम्परेचर पे। जैसे एक बॉडी ली, उसका टेम्परेचर पहले मान लो कि 200 केल्विन रखा, फिर मान लो 300 केल्विन रखा, 400 रखा, फिर दूसरी बॉडी पे भी यही काम किया। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग बॉडी के लिए ग्राफ बनाया और देखा कि अगर एक किसी पर्टिकुलर बॉडी के लिए अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, फिर बाद में अगर टेम्परेचर में इंक्रीज कर देता हूँ या टेम्परेचर डिक्रीज कर देता हूँ, तो टेम्परेचर चेंज करने से इस वेवलेंथ पे जो कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया, हर बॉडी पे देखा उन्होंने कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया गया वैसे वैसे वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता गया वैसे वैसे वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है वो डिक्रीज होती गई। यानी कहने का मतलब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बताता है कि वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है, दैट इज लैम्डा m, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट्स ऑल। ये होता है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो ये आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये तभी समझ में आता है जब आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज होती है कि एक्चुअल में विन्स ने क्या बताया। ये एक लाइन में अपन बता भी सकते हैं, लेकिन ये अपन को समझ में नहीं आएगा जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी। ये समझने के बाद में हमें समझ में आता है कि स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर हर वेवलेंथ की अलग अलग होती है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है जिसकी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ज़्यादा होती है। हर बॉडी का ये ग्राफ बनाया, अलग अलग टेम्परेचर पे बनाया, तो पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है, दैट इज लैम्डा m, वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि टेम्परेचर और इसके साथ क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और वो लैम्डा m कम होगा। या फिर टेम्परेचर अगर रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो जिसकी वेवलेंथ वो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर रखती है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको अपन फर्दर सोल्व करते हैं तो लैम्डा इक्वल के साथ एक कांस्टेंट आएगा, उसको लिखते हैं b और डिवाइड बाई t हो गया। ये जो b हमारे पास आया है ये b होता है विन्स कांस्टेंट, ये होता है विन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं या तो कैंसिल आउट हो जाती है या फिर आपको गिवन होती है, ठीक है। ये हमारे पास था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा उसमें अपन कंप्लीटली प्रीवियस ईयर में नीट में आए हुए हीट के जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मान लो कि आपको दे दिया कि जब टेम्परेचर मान लो T1 था, तब जब टेम्परेचर T1 था तब हमारे पास लैम्डा m जो था, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जब टेम्परेचर T1 था तब अपन को रेड कलर दिखाई दे रहा था, और जब टेम्परेचर T2 हो गया तब अपन को मान लो कि ब्लू कलर दिखाई दे रहा था, और जब टेम्परेचर T3 हो गया तो मान लो कि अपन को येलो कलर दिखाई दे रहा था किसी भी बॉडी का। ऐसा अपन को एक रिलेशन दे दिया कि जब टेम्परेचर बॉडी का T1 था तो रेड दिख रहा है, T2 पे ब्लू दिख रहा है, T3 पे येलो दिख रहा है। तो बताओ कि T1, T2 और T3 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट कर रहा है, ये अपन से पूछा गया। तो ये विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का एग्जाम्पल है। तो हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वेवलेंथ घटती है। तो वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर सबसे कम होगा। वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, तो इसका टेम्परेचर सबसे कम होगा भैया, T1 सबसे कम होगा। और ब्लू जो है, मुझे पता है कि ब्लू की वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। तो ब्लू की वेवलेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम, और ब्लू की वेवलेंथ सबसे क्या है, कम है, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे लास्ट में आएगा T2 और येलो आ जाएगा बीच में T3। ये
नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, कल अपन बात करेंगे तो वापस ही रिपीट होगा कि रेड कलर और यहाँ अपन ने देखा तो हमें पता है कि सर रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ सबसे कम, T1 सबसे कम, और ब्लू की इन तीनों में से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, सॉरी सबसे कम है, तो इसकी अगर वेवलेंथ कम है तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा, तो T2 सबसे हाईएस्ट रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं PYQs ऑफ द हीट। थैंक यू।